साथियों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उनसे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्यों की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को इस कक्षा में हम लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो टॉपिक को पढ़ने से पहले जो एक पारंपरिक धारणा है, जो एक रूढ़िवादिता है, हम उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे जो आजकल के जो आरपीसी के जो हम पेपर देखते हैं या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड के जो हम पेपर देखते हैं, उसमें जो कथन कारण वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, उसमें जो सेंटेंस बेस्ड प्रश्न आपके ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर हम कथन कारण वाले प्रश्न या सेंटेंस वाले जो प्रश्न अगर हमें हल करने हैं तो केवल वो रूढ़िवादिता वाली जो परंपरा है उसके अनुसार पढ़कर जाएंगे तो आपका एग्जाम में कोई प्रकार का प्रश्न सही नहीं हो पाएगा। अगर आपने केवल क्या कर लिया विद्यार्थियों, ये पढ़ लिया कि जैसे अधिकांश जो गाइडें होती हैं वो इसी प्रकार से चलती है कि एक टॉपिक होगा लोक नृत्य। अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जनजातियों के लोक नृत्य के बारे में पढ़ाएंगे। पहले एक नृत्य पढ़ा दिया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ऐसे करते करते जनजातियों के नृत्य हो जाएंगे। फिर वो आपको जातियों के नृत्य बताएंगे, फिर वो आपको क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य के बारे में बताएंगे और अंत में जाकर कुछ आपकी व्यावसायिक लोक नृत्य के बारे में बता देंगे और टॉपिक समाप्त कर देंगे। अब आप ये सारी बातें पढ़ के चले गए, सारे लोक नृत्य आप रटकर चले गए और परीक्षा में सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं लोक नृत्य से जुड़ी हुई है और वहां पर 4 आपके सेंटेंस दे दिए, तो आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहते हैं सर पेपर कठिन आ गया। पेपर कठिन नहीं है यार, पेपर तो बिल्कुल सरल ही है। बिल्कुल आपके वो हम कह सकते हैं कि ग्रास रूट का ही होता है, उसमें कुछ अच्छी बातें पूछी जाती है लेकिन वो आप अच्छी बातें पढ़कर नहीं जाते हो, आप केवल रटने वाली बातें पढ़कर चले जाते हो, समझने वाली विश्लेषण करने वाली बातें आप पढ़कर ही नहीं जाते हो। आप लोक नृत्य पूरा टॉपिक पढ़ लेते हो लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि लोक नृत्य है क्या। आप लोक देवता वाला पूरा टॉपिक पढ़कर चले जाते हो लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि लोक देवता कहते किसे हैं, उनकी क्या विशेषताएं, उनकी क्या महत्व है। तो जब हम लोक नृत्य का हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक नृत्य का अर्थ, उसकी हम परिभाषा देखेंगे, फिर हम उसकी विशेषताओं पर नजर डालेंगे, फिर हम लोक नृत्य के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में जाकर हम लोक नृत्यों का वर्गीकरण करेंगे। और उस वर्गीकरण में हम पहले जनजातियों के लोक नृत्य देखेंगे, फिर कुछ हम जातियों के लोक नृत्य देखेंगे, फिर हम कुछ व्यवसायिक लोक नृत्य देखेंगे, फिर क्षेत्र के आधार पर लोक नृत्य देखेंगे और फिर एक एक करते करते हम सारे लोक नृत्यों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से पढ़ने का फायदा ये होगा विद्यार्थियों कि वनडे एग्जाम में कैसा भी आपके प्रश्न आए वो प्रश्न आपके सही हो जाएगा। इसी बाद में आपके जो आरएस मेंस में जहां आपको आंसर लिखने पड़ते हैं वहां पर आपके लोक नृत्य से जुड़ा कोई सवाल आएगा तो वहां पर भी आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हम इसी रणनीति से इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोक नृत्यों की परिभाषा को नजर डालेंगे कि आखिरकार जो लोक नृत्य होते हैं उनका अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आप आरएस मेंस जैसे एग्जाम देते हैं और वहीं पर ही आपके 5 नंबर या 10 नंबर के सवाल में लोक नृत्य से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाए या फिर वनडे एग्जाम में कोई कथन और कारण वाला कोई प्रश्न आ जाए जिसमें इसकी परिभाषा दी हो, तो हमें जब तक परिभाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस टॉपिक को समझ भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम परिभाषा को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पर बातें नजर आएगी कि ग्रामीण जनों के द्वारा सामूहिक रूप से आनंद और उत्साह के साथ लय के साथ तीव्र गति से जब अंगों का संचालन किया जाता है तो उस प्रकार के नृत्य को हम लोक नृत्य बोलते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही परिभाषा सरल है। देखो नाम से पता लग रहा है, लोक नृत्य यानी आम जन के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। अब ये आम जन सामूहिक रूप से लोक नृत्य करते हैं और जब ये लोक नृत्य होता है तो उसमें आनंद और उत्साह होता है और उसमें संगीत, लय और ताल का संगम होता है और फिर जो महिलाएं होती है, जो पुरुष होती है, वो तीव्र गति से अंगों का संचालन करते हुए नृत्य करते हैं और ऐसे नृत्य को ही हम साधारणतः लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी परिभाषा में कुछ बातें नजर आई हैं। सबसे पहले ये मूलतः ग्रामीण जनों के द्वारा होता है, हालांकि अब ये शहरी क्षेत्र में भी विस्तारित हो गया है, लेकिन हम मूल परिभाषा अगर बात करेंगे तो ग्रामीण जनों के द्वारा, और ये सामूहिक रूप से होता है जिसमें आनंद, उत्साह और लय का संगम होता है। फिर इसमें अंगों का तीव्र गति संचालन होता है और इनके माध्यम से, इनके संगम से जो नृत्य होता है उसी को ही हम लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। तो जो लोक नृत्य की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए और परिभाषा समझने से हमें इसकी विशेषताएं और इसके महत्व को पढ़ने में सरलता आएगी। अगर हम लोक नृत्यों की कुछ सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे तो जो पहली विशेषता है लोक नृत्यों की कि ये हमारे लोक जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। ये विभिन्न तीज, त्योहार और लोक उत्सव पर किए जाते हैं। अब ये लोक जीवन के अभिन्न अंग कैसे होते हैं, तो आप इसको ये समझिए कि मानव जीवन की कोई भी दशा हो, कोई भी उसकी घटना हो, मानव जीवन की कोई भी उसकी दशा हो, कैसी उसकी स्थितियां हो, हर दशा, हर घटना या हर स्थिति के लिए हमें कभी न कभी कोई ना कोई हमें नृत्य नजर आ ही जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे राजस्थान में, ये भी हमारे जो समाज में जो तीज है, त्योहार है, लोक उत्सव है, विभिन्न प्रकार के मेले हैं, मांगलिक अवसर हैं,
उसके समय जो नृत्य होते हैं वे भी आपके लोक नृत्य कहलाते हैं। अब हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो और ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे जो होली है वो हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण आपके त्योहार है और हमारे लोक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अब इस होली के उत्सव पर हमें कई प्रकार के हमें नृत्य नजर आते हैं। जैसे जो आपका गेर नृत्य है, जैसे झालावाड़ का आपके बिंदोरी नृत्य है, मारवाड़ के अंदर जो आपके डांडिया नृत्य किया जाता है, या फिर आपके जो बम रसिया नृत्य है, या फिर जो शेखावटी क्षेत्र का आपके चंग नृत्य है, डांग नृत्य है, या फिर आपके हम कह सकते हैं कि गुड़ला नृत्य है, या फिर आपके होली नृत्य है, लुम्बर नृत्य है। कितने सारे नृत्य ऐसे हैं जो आपके होली के इस पावन अवसर पर किए जाते हैं। तो होली हमारे लोक जीवन का अभिन्न अंग है और इस लोक जीवन के अभिन्न अंग वाले त्योहार या उत्सव पर विभिन्न प्रकार के हमें नृत्य भी नजर आते हैं। और हम कुछ उदाहरण लेंगे जिससे ये बात आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे विद्यार्थियों, खुशी एक ऐसा पल है जो हमारे लोक जीवन से जुड़ा है, आनंद भी हमारे लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। अब जब हमें खुशियां होती, जैसे मान लीजिए विवाह के समय परिवार के अंदर खुशी का माहौल होता है, आनंद का माहौल होता है, तो विवाह के समय भी हमें कई सारे लोक नृत्य नजर आते हैं। जैसे ग्रास्य समुदाय के अंदर विवाह के समय एक नृत्य किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं लूर नृत्य। इसी प्रकार विद्यार्थी देखिए भक्ति, भक्ति भी हमारे मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे जुड़ा भी हमें कई सारे आपके नृत्य नजर आ जाएंगे। जैसे गौरी या राई नृत्य, और आप सब जानते हैं शिव पार्वती की भक्ति के लिए किया जाता है। इसी प्रकार तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में किए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए लांगुरिया नृत्य। तो ये सब नृत्य आपके भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे लोक जीवन के अभिन्न अंग होते हैं, कोई भी घटना हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी दशा हो, या फिर हमारे तीज त्योहार हो, उनसे जुड़े हमें कोई ना कोई आपके नृत्य नजर आ जाएगा। तो लोक नृत्य की आपकी पहली विशेषता होगी। अब इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा। दूसरी लोक नृत्य की विशेषता होती है कि इसमें लय, ताल, गीत और सुर आदि का संतुलित और सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। कोई भी लोक नृत्य उठा लीजिए विद्यार्थियों, उसमें शारीरिक क्रियाएं होती है, उसमें आपको शरीर की विभिन्न प्रकार की लय नजर आएगी, उसमें संगीत के साथ विभिन्न प्रकार की मुद्राएं की जाती है, तो इस प्रकार हमें उसमें ताल नजर आएगा। हर लोक नृत्य में कहीं ना कहीं हमें गीत और सुरों का संगम देखने को मिलता है। जैसे अगर आप चंग नृत्य करते हैं तो जो आपके पुरुष होते हैं वो चंग नृत्य जब करते हैं तो गीत गाते गाते नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार जो कालबेलियों के नृत्य होते हैं वो भी आपके संगीत और लय, ताल, गीत, सुर संगम का में एक विशेष प्रकार का सामंजस्य दिखाई देता है। तो जो लोक नृत्य होते हैं उनमें लय, ताल, गीत, सुर आदि का संतुलित और सुंदर सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। ये हमारे लोक नृत्य की दूसरी विशेषता होगी। अगली विशेषता अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमें नजर आएगा कि मानव जीवन की विभिन्न दशाओं का इसमें चित्रण मिलता है। लोक नृत्य हमारे जीवन के दर्शन होते हैं जिसके माध्यम से जन साधारण की मान्यताओं और विश्वासों का चित्रण होता है। अगर हम इस विशेषता की अगर हम मूलभूत बात देखेंगे तो हमें यह बात नजर आएगी कि जो हमारे लोक नृत्य होते हैं उनसे हमें जन साधारण की मान्यताओं और विश्वासों का चित्रण होता है। उनके विश्वासों और उनके मान्यताओं को हम जान सकते हैं लोक नृत्य के माध्यम से। अब ये कैसे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको, कोई आपके मान लीजिए एक समुदाय है और उस समुदाय की किसी आपके ईश्वर के प्रति मान लीजिए कोई मान्यता है, कोई भक्ति है, कोई विश्वास है, तो उसको प्रकट करने के लिए फिर वो नृत्य करता है। जैसे आपके इसको हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आपके केला देवी, तो जो केला देवी के भक्त हैं अपने देवी के प्रति अपना विश्वास प्रकट करने के लिए, अपने मान्यता प्रकट करने के लिए जो नृत्य करते हैं उसको हम लांगुरिया नृत्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से लांगुरिया नृत्य से जो केला देवी के भक्त हैं उनके मान्यताओं, उनके विश्वासों का चित्रण होता है। इसी प्रकार जब आप तेरह ताली नृत्य करते हैं तो तेरह ताली नृत्य से कामड़ जाति की महिलाएं बाबा रामदेव के प्रति अपने विश्वासों और मान्यताओं का चित्रण करती है। इसी प्रकार जब आपके गौरी या राई नृत्य होता है तो गौरी या राई नृत्य से आपके शिव पार्वती के प्रति आपकी भक्ति प्रकट होती है। इसी प्रकार जो मौर्य नृत्य होता है आपके ग्रास्य समुदाय का, ये मौर्य नृत्य गणपति के प्रति, श्री गणेश जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। इसी प्रकार जो तेजा नृत्य है वो तेजा नृत्य आपके वीर तेजा जी के प्रति हमारे विश्वासों और मान्यता को चित्रण करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, लोक नृत्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, लोक नृत्य केवल व्यवसायिक कार्य नहीं है, इनसे हमें आम जीवन की, आम जन की जो मान्यताएं हैं, उनका जो विश्वास है, उनका चित्रण में हमें इसमें नजर आ जाता है। लोक नृत्य पर भौगोलिक स्थिति का भी प्रभाव नजर आता है। अब भौगोलिक स्थिति से लोक नृत्य कैसे प्रभावित होते हैं इसको हम कैसे समझेंगे। जैसे विद्यार्थियों,
राजस्थान का जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला हिस्सा है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला हिस्सा विद्यार्थियों गुजरात से लगता है, तो गुजरात से लगने के कारण, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसकी सीमा गुजरात से लगती है, और गुजरात के अंदर जो एक प्रचलित और प्रसिद्ध नृत्य विद्यार्थियों गरबा, तो इस गरबा का प्रचलन डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हो गया। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गरबा का प्रचलन होने का प्रमुख कारण यही है क्योंकि इसकी सीमा विद्यार्थियों गुजरात से लगती है। हालांकि अब ये पूरे राजस्थान में प्रचलित है, लेकिन मूलतः आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा का नृत्य माना गया है, और इसके पीछे प्रमुख कारण यही था क्योंकि इसकी सीमा सीधा आपसे गुजरात से लगती है। और भी हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे आपके बीकानेर वाला हिस्सा है, और बीकानेर उसके आसपास क्षेत्र जो मरुस्थल इलाका है, और वहां पर आपके हम कह सकते हैं कि जो एक परिवहन का साधन है मुख्य रूप से वो ऊंट था प्राचीन काल में, और इसी वजह से आप बीकानेर वाले भाग में देखेंगे वहां पर एक लोक नृत्य प्रचलित है आपके, जिसे हम ऊंट नृत्य बोलते हैं। इसी प्रकार जो आपके जैसलमेर है, नागौर वाला भाग है, यहाँ पर आपके जो कालबेलिया जनजाति रहती है, और क्योंकि यहाँ पर आपके सर्पों की विशेष प्रजाति भी पाई जाती है, यहाँ पर विशेष प्रकार के हमें सर्प भी नजर आते हैं, तो इसी सर्प की चाल से कालबेलियों के नृत्य आपके प्रचलित हुए। इसलिए जो कालबेलियों के जो नृत्य होते हैं उस नृत्य में कहीं ना कहीं हमें सर्प की चाल से वो नृत्य प्रेरित होते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों और हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, तो जो आपके एक नृत्य विद्यार्थियों भवाई नृत्य, और हम देखते हैं भवाई नृत्य में जो आपके नर्तक होते हैं वो सिर पर विभिन्न प्रकार के घड़े रखते हैं और फिर नृत्य करते हैं। अब ये भी विद्यार्थी वहां की भौगोलिक स्थिति का परिणाम है। जैसे जो मेवाड़ी और पठारी क्षेत्र है वहां पर महिलाएं जब आपके दूर दराज क्षेत्र से पानी लेकर आती थी तो सिर पर विशेष प्रकार के घड़े रखती थी, और उसी घटना से प्रेरित होकर फिर आपके शारीरिक क्रियाएं उसमें जुड़कर जो एक लोक नृत्य बना, उसी फिर हम आपके किस नाम से जानते हैं, आपके भवाई नृत्य के नाम से जानते हैं। इसी तरह विद्यार्थियों एक आपके शहरी जनजाति है, और शहरी जनजाति जो अपने शिकार की जो आपकी हमको बोल सकते हैं मनोदशा के लिए आपकी प्रसिद्ध रही है, तो शहरी जनजाति में एक आपके लोक नृत्य प्रचलित हो गया जिसको अपन बोलते हैं आपके शिकारी नृत्य। तो विद्यार्थियों मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी जब लोक नृत्य होता है तो उस लोक नृत्य पर वहां की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उस लोक नृत्य में कुछ ऐसी दशाएं होगी, कुछ ऐसा आपकी शारीरिक क्रियाएं होगी, कुछ इसमें ऐसी विशेषताएं होगी जिनसे प्रकट हो जाएगा कि उसमें उस क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं का प्रभाव है। तो ये अगला हमारे ये जो लोक नृत्य विशेषता होगी कि लोक नृत्य पर भौगोलिक स्थिति का हमें प्रभाव नजर आता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह लय ताल आदि का कड़ाई से पालन नहीं होता है। जब आप शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कथक है, जैसे जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसमें हर एक मुद्रा का कड़ाई से पालन होता है। जिस क्षण जिस पल जो मुद्रा लेनी है उस नृत्य में वो मुद्रा आपको लेनी ही पड़ती है। लेकिन लोक नृत्य में ऐसा नहीं होता है। लोक नृत्य में आपके जो नर्तक होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार और अपने संतुलन के अनुसार अपने जो शारीरिक क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। उनमें भी लय और ताल तो होती है लोक नृत्यों में, पर उनमें शास्त्रीय नृत्य की तरह उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये कुछ आपके जो हमारे लोक नृत्य हैं उन लोक नृत्य को हम विशेषताएं देख लिए। यानी लोक नृत्य लोक जीवन के अंग होते हैं और ये 30 त्योहारों पर किए जाते हैं। पहली विशेषता होगी इसमें लय ताल सुर आदि का संगम होता है। इसमें जनसाधारण की मान्यताएं और विश्वासों का चित्रण मिलता है। भौगोलिक स्थिति का इस पर प्रभाव नजर आता है, और इसमें लय और ताल आदि का शास्त्रीय नृत्यों की तरह कड़ाई से पालन नहीं होता है। पालन तो होता है लेकिन उसमें इतने कठोर नियम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। विशेषताओं के बाद में अब हम लोक नृत्यों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे कि आखिरकार इन लोक नृत्यों का क्या महत्व रहा है और इसका अध्ययन करने के पीछे क्या कारण है। तो अगर हम लोक नृत्यों के हम महत्व को रेखांकित करें तो सबसे पहला जो हमें महत्व नजर आता है कि लोक नृत्य हमारे संस्कृति के वाहक होते हैं। संस्कृति के वाहक मतलब विद्यार्थियों कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक जो हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास है, इस पूरे मान्यताएं विश्वासों को पहुंचाने का कार्य लोक नृत्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो आपके मान लीजिए भवाई नृत्य है, तो भवाई नृत्य के अंदर जो संस्कृति में नजर आ रही है, जो वहां की विशेषता नजर आ रही है भवाई नृत्य में, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल के लोग भी उसे देखते थे और उन विशेषताओं से वो अपनी पहचान बनाते थे। वर्तमान के लोग भी भवाई नृत्य को देखते हैं और उनकी विशेषताओं से परिचित होते हैं। आने वाली पीढ़ी भी भवाई नृत्य को देखेगी और प्राचीन काल की संस्कृति, प्राचीन काल की मान्यताओं, विश्वासों से परिचित होगी। तो कहने का तात्पर्य योग्य विद्यार्थियों की जो लोक नृत्य होते हैं वो हमारी संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करते हैं, हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। इन लोक नृत्यों से हमारी सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। उस जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं
कि जैसे ये जो लोक नृत्य होते हैं, इनसे हमें कहानियों, किस्सों, विश्वासों, मूल्यों और इतिहास आदि का संरक्षण भी हो जाता है। जैसे एक आपके लोक नृत्य है गुड़ला नृत्य। अब विद्यार्थियों गुड़ला नृत्य मारवाड़ के अंदर किया जाता है। तो इस गुड़ला नृत्य से विद्यार्थियों मारवाड़ के लोग अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं। आज की पीढ़ी तो परिचित हो रही है, आने वाली पीढ़ी भी परिचित होगी। न केवल मारवाड़ के लोग बल्कि राजस्थान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो मारवाड़ उसके आसपास के क्षेत्र के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर गुड़ला नृत्य क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और उसमें किन किन विशेषताओं का समावेश है। तो लोक नृत्य हमारी संस्कृति के वाहक माने जाते हैं। इनसे हमें इतिहास, कहानियों का संरक्षण भी नजर आ जाता है। अभी इतिहास का संरक्षण कैसे नजर आता है, तो विद्यार्थियों जैसे एक आपने कंजर जाति का नृत्य आपने पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं मछली नृत्य। अब इस मछली नृत्य विद्यार्थियों मछली और जल देवता की कहानी है। तो इस कहानी को आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी किस नृत्य के माध्यम से समझ पा रही है, तो वो नृत्य आपके मछली नृत्य है। जैसे आपके कंजर जाति है और कंजर जाति का एक आपका नृत्य है धाकड़ नृत्य। और इस धाकड़ नृत्य में क्या है विद्यार्थियों कि जो झाला पाव है और जो बीरा है, इसके बीच में जो युद्ध हुआ ना, उस युद्ध को दर्शाया जाता है। तो आने वाली पीढ़ी झाला पाव और बीरा के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किसके माध्यम से समझ पाएंगे, तो वो जो नृत्य होगा वो कौन सा होगा, आपके धाकड़ नृत्य। इसी प्रकार मान लीजिए विद्यार्थियों जैसे आपके कुछ लोक देवी देवताओं के नृत्य होते हैं, जैसे 13 ताली नृत्य। तो रामदेव जी के बारे में अगर हमें कुछ जानना है, उनकी मान्यताओं के बारे में जानना है, विश्वासों के बारे में जानना है, तो 13 ताली नृत्य हमारे इसमें सहयोगी हो सकता है। तेजा नृत्य से हम वीर तेजा जी के बारे में हम जान सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी मैंने बताया था केला देवी के बारे में, तो लांगूरी नृत्य से हम केला देवी के बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो जो लोक नृत्य होते हैं वो हमारे संस्कृति के वाहक होते हैं। इनसे हमें कहानियों, किस्सों, विश्वासों, मूल्यों, इतिहासों का संरक्षण भी हमें मिल जाता है। ये हमारे आजीविका के साधन है। जैसे जो नर्तक होते हैं, गीतकार होते हैं या फिर नृत्य से जुड़े अन्य लोग हैं, जब ये नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो उनकी जीविका चलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे कुछ नृत्य आपकी व्यावसायिक बन गए, जैसे भवाई नृत्य हो गया, 13 ताली नृत्य हो गया, कच्छी घोड़ी नृत्य हो गया। ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जो अब व्यावसायिक लोक नृत्य बन चुके हैं। इनके नृत्य करने वाले जो नर्तक होते हैं, जो गीतकार होते हैं, जो जुड़े अन्य व्यक्ति होते हैं, उनकी आजीविका के मुख्य साधन ही आपके ये लोक नृत्य बन गए हैं। तो लोक नृत्य की दूसरी विशेषता हो गई, ये आजकल आजीविका के साधन भी बन चुके हैं। तीसरा इसका महत्व है, ये कलात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब ये लोक नृत्य किया जाता है तो आम जन का इससे मनोरंजन होता है। विभिन्न नृत्य और संगीत से जुड़ी कलाओं का इससे संरक्षण होता है। जैसे विद्यार्थियों जब आप 13 ताली नृत्य हैं, भवाई नृत्य हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य हैं, तो उनसे जो हमारी जो नृत्य हैं, जो संगीत है, जो कलाएं हैं, वो आपके संरक्षित रहती है और वो आने वाली पीढ़ी तक भी आपके पहुंच जाती है। लोक नृत्यों का अपना एक सामाजिक महत्व भी है। लोक नृत्यों से जो समाज में एकता बनी रहती है, समाज में जुड़ाव बना रहता है और ये नृत्य हमें कहीं ना कहीं सामाजिक संदेश भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लोक नृत्य है, अब वो लोक नृत्य जो इसके जो नर्तक होते हैं, जरूरी नहीं है किसी वो एक जाति या धर्म का हो। कई हमारे ऐसे लोक नृत्य हैं जिसमें विभिन्न जातियों के लोग इससे जुड़ते हैं और नर्तक तो विभिन्न जातियों के होते ही होते हैं, उनके दर्शक भी विभिन्न जातियों के होते हैं, क्योंकि किसी भी नृत्य पर किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष का हम कह सकते हैं प्रभाव नहीं है। एक नर्तक जो होता है ना तो उसकी कोई जाति होती है ना उसका कोई धर्म होता है। एक नर्तक किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। जो उनसे जुड़ा हुआ दर्शक है वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो देखने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस नृत्य को करने वाले हैं, इस दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार का लगाव उत्पन्न होता है, विशेष प्रकार का जुड़ाव उत्पन्न होता है। तो इससे सामाजिक सौहार्द बना रहता है। इसलिए जो हमारे नृत्य है वो हमारे सामाजिक एकता को बनाए रखते हैं, हमारे समाज के अंदर वो आपके जुड़े रहते हैं। जो हमारे लोक नृत्य होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें विशेष प्रकार के सामाजिक संदेश भी देते हैं। जैसे हमारे जो घूमर नृत्य हैं, जो अपनी नजाकत और अपनी नफासत के लिए जाना जाता है। एक विशेष प्रकार जो गवरी नृत्य हैं, राई नृत्य हैं, वो विभिन्न प्रकार के हमें सामाजिक और धार्मिक संदेश देते हुए नजर आते हैं। लोक नृत्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे आधुनिक काल में आप कई सारे सेंटर आप इसे देखते हैं जहां पर जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो आधुनिक जो तनाव की जो हम स्थिति देखते हैं, उन तनाव की स्थितियों से बाहर निकलने के लिए कई सारे हम देखते हैं ऐसे जो सेंटर होते हैं, कई सारे ऐसे संस्थान होते हैं जो नृत्यों का सहारा लेते हैं। आजकल तो जो व्यायाम करते हैं उस व्यायाम के अंदर भी हमें नृत्यों का सहारा लेते हुए नजर आ जाता है। तो जो नर्तक होते हैं, न केवल देखो नर्तक के साथ विद्यार्थी जो दर्शक होते हैं, उन दर्शकों के मानसिक और शारीरिक लाभ के लिए ये जो हमारे लोक नृत्य हैं महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो मारवाड़ क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर आपके शाम के समय
जो आपके विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, तो उसके पीछे कारण यही था कि जो ग्रामीण जन दिन भर का जो शारीरिक और मानसिक कार्य करते थे, और उस शारीरिक और मानसिक कार्य जो उत्पन्न होने वाली थकान थी, उस थकान को दूर करने के लिए फिर विभिन्न प्रकार के नृत्य भी करते थे, और एक दर्शक के रूप में विभिन्न प्रकार के नृत्य को वो देखते भी थे। तो जो हमारे लोक नृत्य हैं वो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हमारे बढ़ाते हैं, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने लोक नृत्य कुछ आपके महत्व पर नजर डाली है, जिसमें ये हमारे सांस्कृतिक वाहक हैं, ये आजीविका के साधन है, कलात्मक महत्व है, सामाजिक और धार्मिक महत्व है, और ये हमारे स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए विद्यार्थियों कहा गया है कि जो नृत्य होते हैं वो केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि स्थान विशेष के भूगोल, आम जीवन शैली, दैनिक क्रियाकलाप और ऐतिहासिक घटनाओं का ये जीवंत प्रतिबिंब होते हैं। हमें हमारी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, स्थान विशेष के भूगोल की जानकारी मिलती है, आम लोगों की जीवन शैली, उनकी मान्यताएं, उनकी दशाओं का हमें जानकारी मिल जाती है, और उनकी विश्वासों, उनकी मूल्यों की भी हमें लोक नृत्य से जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले जो लोक नृत्य पढ़े हैं उसमें हमने इनकी परिभाषाओं को देख लिया है, और परिभाषाओं के बाद में हमने इसकी विशेषताओं में नजर डाली है, और अब इनके महत्व पर नजर डाली है। और अब हम देखेंगे लोक नृत्य के वर्गीकरण, जिसमें हम एक एक लोक नृत्य के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से पढ़ने का फायदा ये हो गया, मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया और इस प्रश्न में 2 या 3 आपके सेंटेंस आ गए, और वो सेंटेंस अगर विशेषताओं, महत्व और परिभाषाओं से जुड़े हैं, और ऐसा अगर सवाल कहीं आ गया तो वो कहीं आपके गलत नहीं होगा। और अगर आरएस मेन जैसा आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर अगर आपसे लोक नृत्य पर कोई टिप्पणी पूछ ली, लोक नृत्य विशेषता पूछ ली, महत्व पूछ लिया, तो आसानी से आप उन सारी बातों को हल कर पाएंगे और अपना उत्तर भी सही कर पाएंगे। अब अगली कक्षा में हम लोक नृत्यों के वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।